गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग है। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह वृहत रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। पंचांग, जी हाँ, पंचांग के 5 अंग होते हैं और इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। जी हाँ, सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जन्म नक्षत्र और आज जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो आज के बारे में जानते हैं। वही यदि नव तारा चक्र पद्धति जो जिस पर तारा बलम आधारित है उसके अनुसार सभी ग्रहों के फल, शुभ और अशुभ फल हम जान सकते। इतना ही नहीं, यह जानकर इसके महादशा अंतर्दशा में शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ग्रहों का फल प्राप्त करने के लिए उचित कर्म कर सकते हैं, ग्रहों को जानकर उनके शुभता अशुभता के बारे में। और इतना ही नहीं, विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभ रूप से या कहें शुभकारी होंगे या कितने बाधा के कारक होंगे, परेशानी के कारक होंगे, चुनौती के कारक होंगे, ये सभी हम इस प्रस्तुति में जान सकते हैं। तो चलिए विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार, हमने पिछला तारा बलम में देखा नक्षत्र के अनुसार, यहाँ राशि के अनुसार यहाँ चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिस राशि में जन्म कुंडली बैठे हैं, इन दोनों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न राशि में जन्मे जातक। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष जो हमें शुभ और अशुभ काल बताता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। हम कोई भी जीवन में कार्य करते हैं उसमें शुभता ही चाहते हैं और चौघड़िया हमें इस रूप में बहुत उपयोगी तरीके से वह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है ताकि हम उसमें अपने कार्य को करके शुभता सुनिश्चित कर सकें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं सांस हमारी जिस समय चलना आरंभ करती है उसी समय ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। जी हाँ, कुछ अंक उपहार में देते हैं और वह जन्म तिथि के रूप में। ये पूरे जीवन काल में हमें बिना बताए खुद कार्य करते रहते और हमें आभास भी नहीं होता। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सांस लेने की प्रक्रिया जो है लगातार चलती है पूरे जीवन पर्यंत, उसी तरह से ये अंक पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते हैं और ऐसी स्थिति में इनसे शुभता सुनिश्चित करने हेतु इन्हें जानना, इन्हें ठीक ढंग से समझना, पहचानना और इसको सही रूप से परख कर इसका उपयोग करके हम जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते। तो चलिए आइए ये सारी बातें विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में, यहाँ तक पंचांग 5 जो अंक है हमारे 1 से 9 तक ही होते हैं और ये 9 अंक केवल कार्य करते नहीं है, बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन ये बारे में अंक क्या बोल, यह भी इसी प्रस्तुति में। तो पांचों भाग आपके लिए हम लाए हैं, संकलित करके लाए हैं, इसे आप उपयोगी बनाकर लाए हैं, साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। हाँ, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में सुखता सुनिश्चित कर सके। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। पंचांग के 5 अंक हमें किस रूप से प्रभावित करते हैं? तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि के रहता है। पंचांग की उपयोगिता काफी है और इसलिए इन तीन पांचों अंगों का लाभ लेने हेतु हमें सजग रहना चाहिए और पंचांग का स्मरण, इन पांचों अंगों का स्मरण बराबर करना चाहिए। प्रातः इसे जरूर उठते ही स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का मुख्य स्रोत, उत्तम स्रोत यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल। इसका प्रातः स्मरण करना चाहिए और इस तत्पश्चात जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, जी हाँ, उसका भी श्रवण करना चाहिए। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से, जो हमारे शरीर की 70% से ज्यादा भाग है। जलीय राशियां जन्म कुंडली की, जलीय राशियों के स्वामी और जलीय राशि में बैठे ग्रह, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। तो पंचांग का स्मरण और श्रवण काफी उपयोगी है। पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं होती, हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता और पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें प्रतिदिन और अपने जीवन में शुभता कायम रखें। अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं और जीवन शुभ हो, इस कदम पर हम आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, हमारा जीवन शुभ हो, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण को जरूर करें। साथ ही साथ इस प्रस्तुति का को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो और अपने जीवन में शुभता ला सके। इसके साथ ही हम चलते हैं प्रस्तुति की तरफ, और प्रस्तुति की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि श्री राम के का नामोच्चारण करते चलते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान हो। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। आज का पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक 27 मई 2026, माह ज्येष्ठ, अधिक मास, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127 भाव। आज का सूर्योदय 5 बजे प्रातः, सूर्यास्त 6:34, सनराइज एट 5:00 AM, सनसेट एट 6:34 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा में शुभता। सनराइज एट 5:00 AM एंड सनसेट एट 6:34। आज के सूर्यदेव की स्थिति उत्तरायण है, मध्यान्ह दिन के 11:47 पर, चंद्रोदय 3:10 अपराह्न में और चंद्रस्त 2:38 देर रात। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि प्रातः 6:21 तक एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 5:56 तक हस्ता, उसके बाद चित्रा। और नक्षत्र के पद इस प्रकार।
दिन आरंभ होता है हस्ता के चौथे पद से, जो प्रातः 5:56 तक रहता है। चित्रा का पहला पद दिन के 12:27 तक, दूसरा पद रात्रि के 7 बजे तक, तीसरा पद देर रात्रि 1:33 तक, और चौथा पद कल प्रातः 8:08 तक। यानी कल का सूर्योदय चित्रा नक्षत्र के चौथे पद। योग देर रात्रि 3:25 तक प्रतिपात, उसके बाद परियान, करण प्रातः 6:21 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 7:06 तक बौ, और फिर बालव। और ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है, इसकी सूक्ता कैसी है, क्योंकि यह वास रुद्राभिषेक आदि के लिए शुभकारी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक जब तक एकादशी तिथि है, भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर, और तत्पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुभ है। यानी द्वादशी 6:21 के पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होंगे, जो कि सुप्रद है। यह शुभ है रुद्राभिषेक आदि के लिए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त। गीता की पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम अब सफलता की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, आज के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल देर रात्रि 1:59 से 2:54 तक। सर्वात सिद्धि योग और रवि योग आज प्रातः 5 बजे से 5:56 तक, यानी 56 मिनट के लिए। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:57 तक। गोधूली विलय संध्या 6:33 से 6:54 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 11:47 से 1:29 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:05 से 11:47 दिन तक। यमगंड प्रातः 6:41 से 6:23 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:40 से 4:25 अपराह्न तक। भद्रा प्रातः 5 बजे से 6:21 तक, यहाँ 5:56 तक है, वो गलती से प्रिंट हुई। तो आज का भद्रा का भद्रा का आज वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम सब पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और ग्रहों की आकाशीय स्थिति में चलने के पूर्व आज एकादशी तिथि, जी हाँ, पद्मिनी एकादशी है। और ये एकादशी 5:10 पर कल ही प्राप्त आरंभ हुआ था। पारण ये और 28 तारीख के 6:21 तक रहने की संभावना। पद्मिनी एकादशी का पारण कल है, जबकि 4:59 से प्रातः 7:56। जी हाँ, पद्मिनी एकादशी 27 26 5 से 26 से 5:10 से आरंभ हुआ, और आज 27 तारीख को 6:21 पर समाप्त होगा। पारण 28/5 को। तो ये रहे छोटी सी जानकारी पद्मिनी एकादशी पर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति। आज दो ग्रह अंश के अनुसार कमजोर अवस्था में। बुध देव बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बृहस्पति देव 29/5 को 11:14 पर, बृहस्पति देव 2 जून को राशि परिवर्तन करें। कोई भी ग्रह भी अस्त नहीं है। पहला ग्रह अस्त 14 जून को चंद्रदेव होंगे। बकरी ग्रह और
अन्य ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार यदि ग्रहों का आकाशीय स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह है मंगल देव। शुक्र की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 2 ग्रह हैं और चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र ग्रहों के नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। और ये ग्रह है चंद्रमा, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु। केतु देव, राहु देव, चंद्र देव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। सूर्य, शुक्र, शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक ग्रह, एक एक ग्रह। बुध देव वृषभ राशि में जो कि शुक्र का है और शुक्र देव मिथुन राशि में जो बुध का है, इसलिए दोनों का आपस में राशि परिवर्तन। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा जब ये कन्या राशि से तुला राशि में। मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन 29/5 को होने वाला है, शुक्र देव का 31/5 को और बृहस्पति देव का 18 जून। और बकरी, बुध देव 29/5 से बकरी होंगे और शनि देव 27 जुलाई से बकरी। जी हाँ, वक्रत्व का प्रभाव अलग से चर्चा करें। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। हम दूसरे भाग में आपको लेकर आए हैं जो कि तारा बलम इसका नाम है, जिसमें तारे करते काम है। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है जिसमें तारा बलम के समक्ष नक्षत्रों के नाम है। यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है। इसमें से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को और फिर हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं और हॉरिजॉन्टली आगे बढ़कर और वर्टिकली जहां नक्षत्र का गोचर से चंद्रमा के गोचर से लाइनें मिलती है वही आज का प्रतिफल। जी हाँ, वही आज का प्रतिफल होता है। जब भी 9 तरह के होंगे होते हैं, जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, नित्य या तिमित्र में संकेत देता है, वह शुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य करते हुए नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। वहीं यदि तारा आज का जन्म जन्म, विपद, प्रत्यरी और साधक में हो, प्रत्यरी और नैधन्य में हो, तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। यहाँ जन्म, विपद, प्रत्यरी और नैधन्य वह हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य आरंभ करने से मनाही। इस पर थोड़ी सी चर्चा और भी हम सटीक रूप से थोड़ी देर में करते हैं। चंद्रमा का गोचर से संबंध है। तारा बलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार उन ग्रहों के बल नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे और किन किन नक्षत्रों के फल ग्रह पाएंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों की श्रेणी में को सूची बनाकर क्रमबद्ध से 3 श्रेणियों में रख जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला से 9वां, 10वां से 18वां, 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो बने केतु देव, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां और 19वां। दूसरा ग्रह शुक्रदेव ने दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है और इसका घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम बुध तक पहुंचते हैं, जो कि 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बनते हैं। और यह सारणी इस प्रकार होती है। इस सारणी में से अपने नक्षत्र को हम चिन्हित करेंगे और अपने नक्षत्र में से चिन्हित करके हम शीर्ष की ओर बढ़ेंगे, जो कि नक्षत्र स्वामी होते हैं। हमारा जन्म इसी ग्रह में होता है और जन्म ग्रह यही ग्रह बनते हैं। और ये यहाँ से हमारी गणना आरंभ होती है
घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक गणना करते हैं, फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह होता है ठीक इसके पिछले ग्रह तक हम यात्रा गणना करते हैं। अब पहला ग्रह जन्म ग्रह बना और गणना की विधि हमने जानी। अब पहला ग्रह फलित में आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह जो होता है कि ये जीवन हमारा यहीं से आरंभ होता है, और यानी हमारा जो अ, इसी ग्रह के महादशा में हमारा जन्म होता है। जी हाँ, इसी ग्रह के महादशा में जन्म हुआ होता है, ये हम जन्म कुंडली से जान सकते हैं। जन्म कुंडली में जब विंशोत्तरी दशा को देखेंगे तो जहाँ जो ग्रह से हमारी यात्रा आरंभ होती है उसी ग्रह की महादशा से, और उसमें यह भी बताया जाता है कि अवधि क्या है जो भोगने हैं। जैसे एक जन्म कुंडली का हम विंशोत्तरी दशा आपके समझ लाए हैं। विंशोत्तरी इसका सूर्य के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, जो जिसका दशा बैलेंस 1 साल 11 महीना 15 दिन दिखा रहा है। यदि यह है, और जबकि सूर्य की दशा अवधि 6 साल है, यानी 4 वर्ष 0 महीना 15 दिन जातक में पिछले जन्म में हो। पिछले जन्म में इसने भोग लिया, और इसलिए तात्पर्य यह कि जीवन जो हमारी मृत्यु होती है वह पिछले जन्म में इसी ग्रह में हुई है। और चूंकि पहला ग्रह का इन्वॉल्वमेंट हमारी मृत्यु, पिछले जन्म की मृत्यु और इस जन्म के जन्म से है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है सुखदायी होता है। तीसरा, पांचवां, सातवां ये असुखदायी होता है। इस प्रकार यदि हमें पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए सुखकारी होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी शुभता और अशुभता की इंटेंसिटी बढ़ती है। उदाहरण स्वरूप यदि शुभता का कहें तो आठवां और नौवां जो ग्रह बनता है वह बहुत ज्यादा शुभकारी होता है। वहीं पीड़ा की श्रेणी में अगर देखें तो सातवां ग्रह जो होता है वह अति पीड़ादायक, अति प्रॉब्लमेटिक। अब यदि हम पूरे जीवन काल के बारे में कौन से ग्रह शुभकारी, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे यह जान गए, तो क्या इनकी दशा अंतर्दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं पीड़ा को सहने के लिए, चुनौती को सामना करने के लिए, जो कि हमारे लिए अंततोगत्वा सुखकारी होता है। अचानक हमारे जीवन में नहीं होता, यह पहले से ही हमें संकेत दे देता है ग्रह, अशुभ ग्रह। और जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के उसके अनुरूप यदि कार्य करें जो ये शुभकारी ग्रह है तो हमारे लिए शुभकारी होता है। उदाहरण से दूसरा ग्रह जो होता है संपत्ति कारक होता है। दूसरा ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठा है उस भाव से, राशि से और इस दूसरे भाव के ग्रह से संबंधित कार्य किया जाए तो फिर संपत्ति का कार्य लाभ हो। उसी तरह से पूर्व जो हमारे जन्म कुंडली, हमारे विभिन्न नक्षत्रों के लोगों से हम संपर्क होता है हमारे जीवन में, और शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी ही होंगे। चाहे वह घर का हो, परिवार का व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो। शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी ही होंगे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभकारी ही होंगे। इसलिए हम पहले से जानकर अपेक्षा उसे अनुरूप कर सकते हैं जो कि हमारे लिए पुनः अंततोगत्वा लाभकारी होता है। इसलिए ग्रहों के बारे में पूरी जानकर, नवतारा चक्र पद्धति को समझकर हम इसका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता ला सकते हैं। यह अद्भुत पद्धति है, और इसलिए इसकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, जिससे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी, आप उसे देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं तारा बदल। आज का चंद्रमा 5:56 प्रातः तक हस्ता नक्षत्र में है। कल दिन भर और रात भर हस्ता नक्षत्र में चंद्रमा थे, और आज 5:56 पर हस्ता से चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में आएंगे। इसलिए दूर तरह के परिणाम आज मिलेंगे। आज
यदि कहें पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तथा पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की जन्म में जन्म जातक के लिए थोड़ी परेशानी के सबब हो सकते हैं, सावधान रहे। वहीं आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं, क्योंकि मित्र और विमित्र दोनों शुभ संकेत दे रहे हैं। यह आपके लिए प्रस्तुत। तो अब चलते हैं तीसरे भाग। जी हाँ, तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन की संभावना। रात्रि के 7 बजे चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, जब वे कन्या राशि से तुला राशि में जाएंगे। जब तक कन्या राशि में है चंद्रमा, तब तक के लिए चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा यह हम जानते हैं। तो मेष, जब तक चंद्रमा कन्या राशि में है तब तक मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत है। और जब तुला राशि में जाते हैं तब मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले जातक सावधान। इसके साथ ही हम आपको लिया है चौकड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ का दर्शाता है। कोई भी कार्य को करने के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं शुभ, उसमें शुभता चाहते हैं, इसलिए शुभ कार्य को, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से हो या कोई भी कार्य पहली बार जो किया जा रहा हो जिसमें हम शुभता चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता तो चाहता है, तो इसलिए शुभ कार्य को करने के लिए कम से कम उसमें शुभता सुनिश्चित करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, आप भी उसे देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 भी होते हैं, इसलिए सात चौघड़िया का सात चौघड़िया का नामकरण हुआ और सातों साप्ताहिक दिन से इसका संबंध हुआ। 8वां चौघड़िया जो होता है प्रतिदिन आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया हो सकता है, चाहे दिन का या रात का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिन शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न गतिविधियों के लिए फलदायी होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए अच्छे माने जाते, लाभदायक होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों, और उनके शासक ग्रहों और उनके द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो चौघड़िया ये देखते समय सुनिश्चित कर लें कि कहीं वह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। और अनुभव के आधार पर हमने पाया है, इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने जो अनुभव पाया है उसके अनुसार दिन सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है और शनि देव उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित करता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए प्रति रात बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। और यह इसलिए यह काफी, इसे प्रतिदिन के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। किंतु शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया पापी ग्रह जरूर है, चिन्हित, इन्हें पापी के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए इसमें नहीं कहा जाता, लेकिन शनि काल बेला से ग्रसित रहते हुए भी शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं, इसलिए धर्म के आधार पर बिना किसी के अन्याय किए हुए सरकार के नियमों का अनुपालन करके सत्य और ईमानदारी से जो धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए, कर्मों के लिए यह काफी लाभदायक होता है। उसी प्रकार मंगल का चौघड़िया रूप और चौघड़िया बोला जाता है। क्रूर अनिष्टकारी होते हैं मंगल देव, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए इसमें, परंतु युद्ध में शत्रु को हराने के लिए काफी लाभदायक, क्योंकि मंगल देव शत्रु हरता हो। और यदि इसमें कहा जाए तो हर व्यक्ति का आज के जीवन में युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र ही है। विद्यार्थी वर्ग का खुद का
सहपाठी उससे को जब तक पराजित नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से नौकरी पेशा हुआ सहकर्मियों को जब तक पराजित नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी तरह से हमारा शरीर जब तक हम रोगों को पराजित नहीं करेंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये सभी मंगल हमारे लिए निककारी है। कोर्ट केसेस आदि में भी ये मंगल शुभकारी है। तो ये रहा आज के चौघरिया के संबंध में। चलिए आज का चौघरिया देखते हैं, आज का चौघरिया क्या कहता है। आज दिन का आरंभ लाभ चौघरिया से है और लाभ चौघरिया से समाप्त है। काल चौघरिया जो प्रातः 8:23 से 10:05 तक है और काल विलय से ग्रसित है। और रोग चौघरिया जो 11:47 दिन से 1:28 प्रांत तक है और राहु काल और वार विलय दोनों से ग्रसित। वहीं रात्रि का लाभ चौघरिया जो 2:23 से 3:41 तक है वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे आज के चौघरिया का संबंध। अब आपको हम ले चलते हैं अब पांचवें और अंतिम भाग। जी हाँ, अंकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका। ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं और पूरे जीवन कार्य करता है, करते रहते हैं और हम जान भी नहीं पाते। ये सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इसलिए इन अंकों को ठीक ढंग से समझना, जानना, पहचानना और सही ढंग से उपयोग करना का यही हमारी इस प्रस्तुति का उद्देश्य है, ताकि हम अंकों से शुद्धता सुनिश्चित कर सकें। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक कोई नहीं होता। 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। इन्हें जानना, पहचानना, समझना आदि बहुत आसान है। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और जब भी दो अंकों या दो अंकों से ज्यादा का समूह होता है, चूंकि एक ही अंक में हम बात करते हैं ज्योतिष में, तो इसलिए दो अंकों या दो से ज्यादा अंकों का समूह जब भी होता है तो उनमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करें। चलिए 1 से 9 तक के अंक। पांचवा अंक मध्य का अंक काफी मजबूत स्थिति, क्योंकि यह अपने से पहले और बाद वाले आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। 1 से 9 तक के अंक और ये इनके शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। सूर्य 1 से सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 से राहु, 5 से बुध, 6 से शुक्र, 7 से केतु, 8 से शनि, 9 से मंगल। और इन ग्रहों से ये शासित होकर अपने गुण तत्व ऊर्जा इन अंकों में समाहित कर, इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। इसकी सूची आप इसको। और जन्म तिथि के जब आरंभ में जैसा हमने कहा था, ईश्वर हमें जब जन्म देते हैं तो हमें अंक उपहार में देते हैं और यह उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है। इसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे मूलांक कहते हैं। अंकों की दुनिया मूलांक बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलते हैं तो वो हमारा भाग्यांक बनाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहा जाता है। तिथि हम खुद, आंतरिक व्यक्तित्व मेरा। तिथि और माह मिलता है तो बाहरी व्यक्तित्व बनता है, जिसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। वर्ष को ये अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। या एंजल नंबर या कहें लॉटरी का अंक, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक भाग्य का अंक। इस प्रकार इन अंकों में 1 से 9 तक हमने देखा शासक ग्रह अलग अलग हैं। इन ग्रहों के तत्व, ऊर्जा, गुण इनमें समाहित हैं। तो कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुपलब्ध हमारे जन्म तिथि में है, और वैसी स्थिति में उन अंकों के गुण, तत्व, ऊर्जा की कमी हमें बराबर महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार या 3 बार ज्यादा प्रयुक्त हुए हो, तो वैसी स्थिति में उस अंक का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, उस अंक से जो के तत्व, गुण और ऊर्जा है, उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है। अब जन्म कुंडली में जो मूलांक और भाग्यांक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है अंक ज्योतिष में, और इसी की धुरी पर पूरा जीवन घूमता है। इसका कोई भी आपस में, पहला तो शत्रुवत नहीं होना चाहिए। कल्पना कीजिए बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो, बस का चलना मुश्किल है ना। उसी प्रकार हमारा जीवन भी स्ट्रगल भरा होता है यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो गए, और इन्हें संतुलित करने के लिए दोनों का मित्र अंक खोजा जाता है। और वह अंक का स्रोत कौन सा होता है,
इस पे चर्चा हम करते हैं। स्रोत पर जाने के पूर्व आपको एक और जानकारी दे दें कि जब भी तिथि, माह और वर्ष आदि पे जब भी हम गणना करें, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करें, तो 11, 22, 33 यदि कहीं भी आता है तो वह पूर्व मास्टर नंबर कहलाता है, पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध और उसके द्वारा अतीत जो कार्य किए गए, जो अधूरे कार्य हैं इस जन्म में करने होते हैं। 13, 14, 16, 19 यदि आते हैं कहीं भी, तो वैसी स्थिति में हमें पूर्व जन्म के कर्म द्वारा उत्पन्न किए गए ऋण से संबंध रखता है, जिसे इस जन्म में हमें चुकता करने होगा। हमने आपके उपयोग के लिए गूगल से एक जन्म तिथि ली है जिनका जन्मदिन आज है, उद्देश्य शैक्षणिक। अब चर्चा करते हैं अनुपलब्ध अंक, कौन से अंक उपलब्ध हैं, कौन से अनुपलब्ध हैं। इसे जानने के लिए हम लूस ग्रिड का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष अंकों का एक बॉक्स जो परमानेंट है और किस किस एरिया को दर्शाता है वो आपके समक्ष। अब गणना भी आपके समक्ष में रखा है और आप देखें इस जातक का 4, 6, 8 ये 3 अंक मिसिंग, 4, 6, 8 ये 3 अंक मिसिंग है और 9 अंक 4 बार आए हुए हैं, 7 अंक 2 बार, 9 अंक की प्रभुता बहुत ज्यादा है, उसका असर ज्यादा हो सकता है। तो ये इस तरह से अगर कहें, इनका तीसरा और वर्टिकल मध्य का जो ये है विल पावर प्लेन, यह 100% अंक दे रहा है और उसी तरह से जो इमोशनल प्लेन है वह भी 100% अंक दे रहे हैं। यह सभी तो हम विचार कर लेते हैं और इसे फलित करने में होता है, इसकी उपयोगिता होती है। अब प्रश्न उठता है, ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत है तो वह अंक हम लाएं कहां जिससे दोनों मित्र हो जाए, वह अंक हम का स्रोत क्या हो। तो स्रोत, उत्तम स्रोत और सर्वोत्तम स्रोत कहिए नाम होता है, क्योंकि नाम, ये अंक जो होते हैं जन्म तिथि के द्वारा सृजित अंक जितने भी हो, ड्राइवर और कंडक्टर आदि, ये सभी परमानेंट होते हैं और हमें परमानेंट अंक चाहिए, वह होता है नाम से। नाम जो धरती के माता पिता जो ईश्वर रूपी होते हैं, वे जो देते हैं वह चिर होता है, बदलता नहीं है आमतौर, और इसलिए यह अंक काफी काम करता है। तो चलिए आइए अंकों को कहां से लें, यह नाम से दिया जाता है। और नाम में भी आप कहेंगे कि नाम में तो अंक नहीं होते, अक्षर होते हैं, तो आप आपसे सहमत है, लेकिन इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं। इन अंकीय मूल्य से इन अंकों को, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकों में परिवर्तन कर लेते हैं और उसमें नाम का जो पहला अक्षर होता है वह काफी ऊर्जावान होता है। व्यक्तिगत जीवन में जब भी नाम को पुकारा जाता है, पहला अक्षर का उच्चारण होते ही हमारी चेतना को जगाता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं होना चाहिए और नामांक भी नहीं। इस जातक का यदि देखें, इनका नाम है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह ये स्पोर्ट्स पर्सन है। अमरिंदर सिंह ये स्पोर्ट्स पर्सन है और इनके नाम में देखें तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इनके वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों बराबर है। वॉवेल ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए, दोनों बराबर है। स्थिति थोड़ी कम संतुलित है, किंतु वॉवेल ज्यादा होना चाहिए। अब हम अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यह साल कैसा बीते। हाँ, दुश्मन अंक, आइए दुश्मन अंक को देखते हैं। दुश्मन अंक कौन कौन, क्योंकि इसकी चर्चा यदि नहीं हो तो यह चर्चा अधूरी होगी। यहां हमने देखा कि नाम कैसे हम ना अंकों का नामकरण कैसे, अंकों के कैसे बैलेंस करते हैं नाम से। ये जिस जातक का मूलांक 9 है, भाग्यांक 9 है, इनका जो एंजल नंबर है 7 है और जो आउटवर्ड पर्सनालिटी का नंबर है वो 5 है। जी हाँ, और अब हम आपके पास लाते हैं जो कि
शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9, यानी 9 9 के शत्रु हैं। क्योंकि 4 7 7 8 9 ये 4 अंक ऐसे हैं जो कि अपने के ही शत्रु, इनका कभी भी जीवन में इसके का रिपीटेशन तो नहीं होता, और इनका 9 अंक 4 बार आता है। मूलांक भाग्यांक पे तो आ ही रहे, गणना में भी आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्ष 1993 है जिसमें 2 अंक 9 के आ रहे हैं। इसलिए इनका 9 अंक जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है, और इसलिए इनका उपाय करना चाहिए। खैर, ये चूंकि हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे, चर्चा। अब यहां तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, साल कैसा बीतेगा यह जानने के लिए जो ओरिजिनल बर्थ जनतिथि है उसमें से वर्तमान वर्ष को हटाते हैं, वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और जो साल होता है, जो गणना होती है पूरे अंकों को जोड़कर, तो वह 6 मिलता है। रनिंग एज इनका 6 है, मूलांक 9 है, भाग्यांक 6 है, और 9 6 का शत्रु 9 का शत्रु 6 है, 6 का शत्रु 9 है। इसलिए इनका जो अंक दे रहा है वह आज का सफलता का संकेत, थोड़ा सावधान रहने के संकेत दे रहा है इस साल वर्ष 2026 वर्ष। तो अभी तक देखा हमने अंक कैसे कार्य करते हैं। अब आइए चलिए आज का अंक क्या बोलता है। तो आज के अंक में यदि आप देखें तो आज का अंक 6 है, और 6 शत्रुवत हैं 3 से और 9 से, यानी 3 12 21 30 तारीख को किसी भी माह के जन्म जातक, किसी भी तारीख को जन्म जातक 3 12 21 30 या 9 18 27, इनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। शेष अंक 2 11 20 29 के साथ ये तटस्थ है, इसलिए किसी भी महीने के 2 11 20 29 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन तटस्थ रहने की संभावना, सामान्य रहने की संभावना, और शेष सभी अंक के लिए आज का दिन उत्तम रहने की संभावना। इसके साथ ही हम प्रस्तुति को के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटियां अगर हुई हो इसके लिए हम क्षमा प्राप्त, और आपसे आग्रह करेंगे कि यदि पहली बार प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके, और समय के साथ रहें, समय के अनुरूप विरुद्ध नहीं, महत्वपूर्ण मुहूर्त अनुकूल मुहूर्त में ही कार्य करें, अनुकूल मुहूर्त के बियॉन्ड में, और साझा करें प्रस्तुति को, अपने चैनल को अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। और अंत में आज के दिवस के देवता मनोबल, यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में, तो YouTube के कमेंट बॉक्स पर सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा आत्म आपसे आग्रह है। और अंत में दिवस के देवता, दिवस के देवता, जी हाँ, अंत में दिवस के देवता बुद्ध देव श्री गणेश तथा मां शारदे से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।